हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, और उनके एक्सप्लेनेशंस भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर कोविन के बारे में। आपने रिसेंटली ही ये न्यूज में सुना होगा, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहले बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, फिर कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में, फिर पूछा गया है क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा की गई है या फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा की गई है। ठीक है जी, तो आपने रिसेंटली ही सुना होगा इसके बारे में, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है जी, तो एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो इस प्लेटफॉर्म के चलते लोग खुद को रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म में आपकी फ्री डाउनलोडेबल मोबाइल एप्लीकेशन भी इंक्लूडेड है, जो कि हेल्प करेगी इन रिकॉर्डिंग द वैक्सीन डेटा। ठीक है जी, बेसिकली इसमें आपके 5 मॉड्यूल्स हैं कोविन प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले आपका एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, फिर आता है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, वैक्सीनेशन मॉड्यूल, बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल एंड रिपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है जी, तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल होगा वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होगा जो कि कंडक्ट कर रहे हैं वैक्सीनेशन सेशंस। इन मॉड्यूल्स के चलते वो सेशंस क्रिएट कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव वैक्सीनेटर्स और मैनेजर्स को भी नोटिफाई कर सकते हैं। फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है ये उन लोगों के लिए है जो खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं वैक्सीनेशन के लिए। आपका अपलोड करेगा बल्क डेटा ऑन कोमॉर्बिडिटी प्रोवाइडेड बाय द लोकल अथॉरिटीज और बाय सर्वेयर्स। ठीक है जी, फिर जो इसमें आपका वैक्सीनेशन मॉड्यूल है वो बेनिफिशियरी की डिटेल्स वेरीफाई करेगा और जो भी उनका वैक्सीनेशन स्टेटस होगा उसे अपडेट करेगा। और जो आपका इसमें बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल है उसमें एक एसएमएस किया जाएगा बेनिफिशियरीज को, जिसके चलते वो क्यूआर मैट्रिक्स बारकोड जनरेट कर सकते हैं जिसमें सर्टिफिकेट होगा अगर कोई वैक्सीनेट कर दिया जाता है। मतलब बेसिक सा उसमें आपका एक सर्टिफिकेट होगा जिसके द्वारा ये पता लग सकता है कि जी हाँ, ये व्यक्ति को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी गई है, ही हैज बीन वैक्सीनेटेड। फिर इसमें जो आपका रिपोर्ट मॉड्यूल है वो बेसिकली आपकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा ऑफ हाउ मेनी वैक्सीन सेशंस हैव बीन कंडक्टेड, कितने लोगों ने अटेंड किया है और कितने लोगों ने उन सेशन से ड्रॉप आउट कर लिया है। तो जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपका रियल टाइम डेटा भी भेजेगा टेम्परेचर का ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज टू द मेन सर्वर। ठीक है जी, तो यहाँ आप लेआउट देख सकते हैं इसका किस तरीके से ये आपकी कोविन मोबाइल ऐप है। जितना भी आपका वैक्सीन का डेटा है उसे रिकॉर्ड करने में काफी यूजफुल रहेगी। टेम्परेचर लॉगर होगा इसमें, सारा आपका ये फाइनली क्लाउड सर्वर में रजिस्टर हो जाएगा जो कि आपका कोविन डैशबोर्ड में होगा। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है कोलीवार ब्रिज के बारे में। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा, ये आपकी कौन सी रिवर के ऊपर बना है। इज इट सोन रिवर, महानदी या चंबल या बेतवा। ठीक है जी, चार ऑप्शन दी गई हैं। बिल्कुल सिटिंग नेचर का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली ये आपकी सोन नदी पे बना है ये ब्रिज। के लिए इसे हम अब्दुल बारी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। आपका एक कोइलवार में है जो कि आपका सोन रिवर पर है। तो ये आपका एक रेल कम रोड ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है आरा को पटना के साथ। तो इस ब्रिज का नाम रखा गया था प्रोफेसर अब्दुल बारी के ऊपर जो कि एक एकेडमिक और सोशल रिफॉर्मर थे। सबसे पुराना ऑपरेशनल रेलवे ब्रिज है इंडिया का, जो कि 4 नवंबर 1862 से ऑपरेशनल है। ठीक है जी, जो आपकी 1982 की ऑस्कर विनिंग फिल्म थी गांधी, उसकी डायरेक्शन में ये ब्रिज दिखाया गया था। और 1862 से लेकर 1900 तक जो आपका एक कोइलवार ब्रिज है ये बेसिकली इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज भी रहा था। और इसकी जो इनॉग्रेशन थी वो उस दौरान के जो वायसरॉय थे लॉर्ड एल्गिन, उनके द्वारा की गई थी। तो रिसेंटली ही एक 3 लेन कोइलवा ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है बिहार में। और ये जो नया ब्रिज है ये आपका रिप्लेस कर देगा ये हमारे 138 ईयर ओल्ड ब्रिज को। ठीक है जी, जो नया ब्रिज है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, वशिष्ठ नारायण सिंह ब्रिज के नाम से रखा गया है। और इसी के चलते जो आपका ये पुराना अब्दुल बारी ब्रिज है ये अब सिर्फ रेलवे ट्रैफिक के लिए ही यूज किया जाएगा। हालांकि रेलवे ने काफी कंसर्न्स दिखाए हैं ओवर द एक्सेसिव लोड ऑन द ओल्ड ब्रिज। इसी के चलते इन्होंने बिहार गवर्नमेंट साथ के साथ जो यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्हें भी ये आगाह किया है कि वो इस ब्रिज का कोई और ऑल्टरनेटिव देखें। ठीक है जी, सो बेसिक से डिटेल्स अबाउट दिस ब्रिज। तो आइए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ बात हो रही है पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ इनकरेक्ट हैं। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट में कह रही है आपका है कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन से रिलेटेड है। सेकंड में कहा जा रहा है कि रिसेंटली ही एक इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी बाय पीपीटी जो कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज थी बाय पीपीडी, नेशनल हेल्थ कमीशन ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। काफी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए।
तो बेसिकली यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट हैं। जो आपका ये पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है जो कि स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपैंडिंग एंड इम्प्रूविंग साउथ साउथ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था 1994 में एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जब आपकी 10 डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, उन्होंने ये इंटर गवर्नमेंटल अलायंस बनाया था ताकि जो आपका कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसकी इंप्लीमेंटेशन में ये हेल्प कर सके। कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका 170 नेशंस द्वारा एंडोर्स किया गया है और ये स्ट्रेस करता है ऑन द नीड टू एस्टैब्लिश मैकेनिज्म जिसके चलते जो आपकी डेवलपमेंट है थ्रू शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, उसे प्रमोट किया जा सके विद इन एंड अमंग द कंट्रीज। ठीक है जी। सो पीपीटी के बारे में बात करें तो ये आपका अलायंस है 72 डेवलपिंग कंट्रीज का और इंडिया भी इसकी मेंबर कंट्री है। इसके सेक्रेटरीट के बारे में बात करें तो आपका ढाका बांग्लादेश में है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपके इससे रिलेटेड, इससे भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो रिसेंटली ही जो इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की गई है सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, वो ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की गई थी पीपीटी, नेशनल हेल्थ कमीशन ऑफ चाइना और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस कॉन्फ्रेंस का यही था कि इंश्योर किया जा सके पॉलिटिकल सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट ताकि जो इफेक्ट्स होंगे कोविड-19 पेंडेमिक के उन्हें एड्रेस किया जा सके। ठीक है जी। इन द अचीवमेंट ऑफ 3 जीरोस बाय 2030 जो कि नायरोबी समिट 2019 में फाइनलाइज किए गए थे। 3 जीरोस के बारे में जो यहाँ बात की गई है क्या क्या है वो आपके, सबसे पहली बात कि जीरो अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है जी। दूसरा क्या है, जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ्स और तीसरा है आपका जीरो जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस। तो ये बेसिकली 3 जीरोस हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इस तरीके के जितने भी फैक्ट्स होते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है कि वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू पीपीटी और बाकी जो इससे रिलेटेड सेकेंडरी टॉपिक्स थे यहाँ पर। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है आपकी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल एंड क्लैट के बारे में। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये कवर हो चुका है, तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। फर्स्ट में कहा गया है इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1949। सेकंड में कहा गया है कि ये अपील सुनता है अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और थर्ड में कहा गया है कि इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स का वो आपके 5 साल हैं और उन्हें दोबारा भी रीअपॉइंट किया जा सकता है फॉर एडिशनल 5 इयर्स। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड करेक्ट है। पहली में जो कहा गया है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट्स के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली आपका कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंडर इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 3 तरीके के अपील से सुनता है अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ, पहली बात एनसीएलटी अंडर सेक्शन 61 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है जी। दूसरी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ आईबीसी। और थर्ड है आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली जो इनके प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर्स होते हैं इस एपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंट किए जाते हैं। और जो मेंबर्स हैं इसके ट्रिब्यूनल के और जो टेक्निकल मेंबर्स होंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जिनमें आपके फॉलोइंग मेंबर्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे या फिर उनके नॉमिनी होंगे, वो चेयरपर्सन होंगे इस सिलेक्शन कमेटी के। सेकंड, इसमें सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या फिर चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है जी। सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होंगे, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे। ठीक है जी। और लास्ट इसमें सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन तीनों के जो सेक्रेटरीज होंगे इन तीनों मिनिस्ट्रीज के, वो भी इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होंगे। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो चेयरपर्सन है तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या पहले भी हो सकते हैं, या फिर आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए या फिर पहले से भी हो सकते हैं। जुडिशियल मेंबर के बारे में बात करें तो वो आपके हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर जुडिशियल मेंबर होने चाहिए किसी ट्रिब्यूनल के लिए फॉर 5 और मोर ईयर्स। टेक्निकल मेंबर के बारे में बात करें तो वो बेसिकली वही पर्सन है विद प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, having special knowledge and expertise of 25 years or more in specified areas। ठीक है जी। तो बेसिक से एलिजिबिलिटी यहाँ डिस्कस कर ली। टर्म के बारे में बात करें तो करेक्टली मेंशन था आपकी स्टेटमेंट थर्ड में कि जो टर्म ऑफ ऑफिस है चेयरपर्सन का और इनके जो मेंबर्स का है वो आपका 5 साल के लिए है, बट इन्हें दोबारा भी रीअपॉइंट किया जा सकता है फॉर एडिशनल 5 इयर्स। सो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू एनक्लैट। आई होप आप में से सभी ने इसको करेक्टली मार्क किया हो।
तो यहाँ बात हो रही है आपके इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स काफी इनकरेक्ट हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट बात करते हैं, जो आपका यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है जो कि क्रिएट किया गया था बाय 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, जो कि मॉनिटर करता है यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ अब्रॉड में। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को प्लेस किया है अमंग द कंट्रीज दैट आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कौन कौन सी इनकरेक्ट है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के इसको आंसर कीजिए, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी। यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने काफी कंट्रीज को प्लेस किया है अलग अलग लिस्ट में इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करें तो बेसिकली वो आपके उन 8 देशों में से हैं दैट आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। जो बाकी के हैं वो आपके म्यांमार, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है जी। कोमोरोस, क्यूबा, पैरागुआ और रशिया आपके बेसिकली स्पेशल वॉच लिस्ट में रखे गए हैं जो कि बेसिकली आपकी उन गवर्नमेंट्स के लिए हैं दैट हैव एंगेज्ड इन और टॉलरेटेड सिवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इसमें आपकी कुछ एंटिटीज भी हैं जैसे कि आपकी अल शबाब होगी, अल कायदा, बोको हरम, ठीक है जी, आईसिस। इन्हें एक अलग लिस्ट में रखा गया है जिसका टाइटल रखा है एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। में जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो यूएससीआईआरएफ की रिकमेंडेशन थी, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो रिकमेंडेशन थी कि इंडिया, रशिया, सीरिया और वियतनाम को भी सीपीसीज में लिस्ट किया जाए, तो बेसिकली उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं मानी, उसे रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली जो आपका यूएससीआईआरएफ है वो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज करता है जिसके चलते वो रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस को मॉनिटर करता है ग्लोबली और उससे रिलेटेड आपकी पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी देता है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कांग्रेस को। इसमें जो आपका ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उसे भी एस्टैब्लिश किया गया है अंडर आईआरएफए और वो भी आपका यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ही पार्ट है। तो इसमें जो आपका यूएससीआईआरएफ है और जो स्टेट डिपार्टमेंट है दोनों ही एक एनुअल रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, बट दोनों के ही अलग अलग पर्पसेस हैं। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट होती है बेसिकली उसमें जो आपकी रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन है हर एक कंट्री में उनके बारे में वो डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी, उनके बारे में वो रिपोर्ट करते हैं। बट जो आपकी यूएससीआईआरएफ की जो एनुअल रिपोर्ट है वो बेसिकली रेकमेंड करती है कंट्रीज को जिन्हें डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अ कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कंसिडर करना जरूरी है। ठीक है जी। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका आर्टिकल 18 है ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो प्रोवाइड करता है कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन। दैट राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन और बिलीफ एंड फ्रीडम either alone or in community with others and in public or private to manifest this religion or belief in teaching, practice, worship and observance। तो आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका आर्टिकल 18 है ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो आपका किस चीज से डील करता है। ठीक है जी। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने इसमें बेटर स्कोर किया हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली ये 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। डेली आपको नए सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलता है, थोड़ी डाइवर्स आपकी प्रिपरेशन हो रही है और मोर ओवर जो हम एक्सप्लेनेशंस में कंटेंट डिस्कस करते हैं वो आपका मेंस आंसर राइटिंग में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।